दोस्तों 18 जनवरी साल 2009 को कर्नाटका का हसनपुर इलाका और यहीं पर बस स्टैंड में लोग देखते हैं कि एक महिला वॉशरूम की तरफ जाती है, यानी टॉयलेट की तरफ जाती है। अब लोग उस महिला को उस टॉयलेट के अंदर जाते हुए तो देखते हैं, लेकिन आते हुए नहीं देखते। काफ़ी ज़्यादा समय गुजर जाता है, क्योंकि दोस्तों बस स्टैंड पर अमूमन लोग वॉशरूम का इस्तेमाल करते हैं। तो कुछ लोग जब उस वॉशरूम की तरफ जाते हैं तो दरवाज़ा अंदर से बंद होता है, यानी जो महिला अब से 10-15 मिनट पहले वॉशरूम के अंदर गई थी वो अभी तक बाहर नहीं निकली थी। इसलिए कुछ लोग दरवाज़ा खटखटाते, कुछ लोग लाइन में ही खड़े हो जाते। धीरे धीरे वक्त गुजरता रहता है और दोस्तों आधा घंटे से भी ज़्यादा का समय गुजर जाता है। लेकिन दोस्तों आधा घंटे से ज़्यादा का समय गुजर चुका था, लेकिन अभी तक न वो महिला उस वॉशरूम से बाहर आई थी और ना उस महिला ने अंदर से कोई रिस्पॉन्स दिया था, यानी किसी के भी दरवाज़ा खटखटाने का कोई जवाब दिया था। लिहाजा जब आधा घंटे से ज़्यादा का समय गुजर जाता है और लोगों की भीड़ उस वॉशरूम के बाहर खड़ी हो जाती है, किसी को वॉशरूम की नीड थी, किसी को कुछ करना था तो किसी को कुछ करना था, लेकिन जब उस वॉशरूम के अंदर से कोई भी रिस्पांस नहीं आता है तो वहाँ के जो जिम्मेदार लोग होते हैं उन्हें बुलाया जाता है। एंड उसके बाद में जब दरवाज़ा बार बार खटखटाया जाता है और अंदर से फिर रिस्पॉन्स कुछ नहीं आता है तो उसके बाद में फैसला किया जाता है कि इस दरवाजे को तोड़ दिया जाए। लेकिन दोस्तों जैसे ही उस दरवाजे को तोड़ा जाता है तो अंदर का जो दृश्य होता है वो हर किसी को विचलित कर देता है। दरअसल जो महिला आधा घंटे पहले इस वॉशरूम के अंदर गई थी वो वहीं पर मृत पड़ी हुई है और इस महिला के मुंह से सफ़ेद सफ़ेद झागों जैसा कुछ निकल रहा है। यानी देखने से स्थिति साफ थी कि या तो इस महिला की जहर देकर हत्या की गई है या फिर इस महिला ने जहर खाकर खुद ही अपनी जान दे दी है। लेकिन बड़ा सवाल यह था, क्योंकि इस वॉशरूम के अंदर कोई दूसरा गया नहीं तो फिर किसी ने कैसे हत्या कर दी। और दूसरा सवाल यह था कि अगर इस महिला को अपनी जान ही लेनी थी तो भला ये यहाँ पर पब्लिक वॉशरूम क्यों चुनती है। लिहाजा तुरंत पुलिस को इन्फॉर्म कर देता है। पुलिस मौके पर पहुंचती है, सबसे पहले इस डेड बॉडी को अपनी कस्टडी में लेती है एंड कस्टडी में लेने के बाद में इस डेड बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेजती है। लेकिन दोस्तों ये जिस तरीके का केस आया था कि भले ही इस बस स्टैंड पर यह केस नया हो, लेकिन इससे जुड़े हुए सिमिलर केस पुलिस को लगातार पिछले कुछ समय से देखने को मिले थे। अलग अलग कर्नाटक के अलग अलग शहरों में बस स्टैंड पर कुछ इस तरीके से डेड बॉडी मिली थी जो कि वॉशरूम के अंदर मिली थी। या तो उन्हें किसी जहरीले सांप कीड़े ने काट लिया था, या फिर उन्होंने खुद जहर खा लिया था, या फिर किसी ने उन्हें जहर देकर मार दिया था। ये सवाल पुलिस को बहुत ज़्यादा परेशान भी कर रहा था कि आखिर इस तरीके के इंसिडेंट पिछले कुछ समय से लगातार क्यों आने लगे हैं। लेकिन दोस्तों इस पूरे केसेस में कुछ ऐसे पहलू भी देखने को मिले कि पुलिस को जिस किसी के ऊपर भी शक होता तो या तो वो गायब हो जाता या फिर उसकी मौत हो जाती। तो पूरी कहानी में हम लोग जानेंगे कि इस पूरी सीरियल किलिंग के पीछे आखिरकार किसका हाथ था और कौन इतनी सावधानी से, इतनी ज़्यादा प्लानिंग के तहत ये हत्याओं को अंजाम दे रहा था। तो पूरी कहानी मैं आप लोग को सुनाऊंगा। अगर आप लोग इस चैनल पर आ ही गए हैं तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को इत्मीनान से देखिए, तब आप लोग को पता चलेगा कि इस वीडियो के पीछे, इस पूरी किलिंग के पीछे आखिरकार किसका हाथ था। दरअसल दोस्तों इस कहानी की शुरुआत होती है 13 जनवरी साल 2009 से। 13 जनवरी साल 2009 को कर्नाटक के बटबाल इलाका, यहीं पर एक लड़की जिसका नाम अनीता था और उम्र लगभग इसकी महज 22 साल के आसपास थी, अचानक से अनीता अपने घर से कुछ पैसे और कुछ जेवरात लेकर गायब हो जाती है। अब जब घर वाले इस तरीके से देखते हैं कि उनकी बेटी लापता है, साथ के साथ कुछ जेवरात और कुछ पैसे भी गायब हैं, लिहाजा घर वालों का शक होता है कि हो ना हो अनीता किसी के साथ चली गई है। लिहाजा इस पूरे गांव के अंदर चूंकि कुछ मुस्लिम परिवार भी रहा करते थे तो यहीं से एक मुस्लिम नौजवान लड़का भी उसी डेट से गायब था। लिहाजा घर वाले जाते हैं एंड पुलिस स्टेशन में रिपोर्ट लिखाते हैं कि एक लड़का है और जो हमारी बेटी अनीता को लेकर फरार हो गया है। अब दोस्तों जब घर वालों को ये बात पता चलती है कि अनीता भी सेम टाइम पर गायब हुई और वो लड़का भी सेम टाइम पर गायब हुआ है तो पुलिस थाने में जाकर यही रिपोर्ट लिखाई जाती है। अच्छा, पुलिस वाले इस पूरे मामले में ज़्यादा कुछ तरजीह देते नहीं है, क्योंकि पुलिस वालों को लगता है कि एक लड़की जो कि 22 साल की है तो वो अपनी मर्जी से किसी के साथ चली गई है और अगर उसने कोर्ट मैरिज वगैरह कर लिया होगा तो भला कोई क्या ही कर सकता है। हर किसी को हक है कि वो अपनी मर्जी से शादी कर सके। लिहाजा इस मामले में चूंकि एक हिंदू मुस्लिम वाला एंगल भी जुड़ रहा था तो पुलिस के ऊपर थोड़ा सा प्रेशर भी ज़्यादा था। तो इसके बाद में पुलिस वाले अब ये अनीता की जो डिटेल थी ये तमाम अलग अलग पुलिस थाने में भेज देती है कि इस तरीके की एक लड़की है और इस लड़की के बारे में अगर कहीं से भी कोई इन्फॉर्मेशन मिले तो प्लीज़ बताई जाए। अब दोस्तों उसके बाद में पूरी जानकारी पुलिस जुटा ही रही थी कि इसी बीच में 18 जनवरी साल 2009 को पुलिस को सूचना मिलती है कि कर्नाटक के अंदर जो हसनपुर बस स्टैंड है वहीं पर एक 22 साल की लड़की की डेड बॉडी मिली है। अब दोस्तों जब इस लड़की की शिनाख्त की जाती है, जो चीज़ें परिवार वालों ने बताई थी उसके हिसाब से जब तमाम छानबीन की जाती है तो पता यही चलता है कि ये जो लड़की है जो हसनपुर के इस वॉशरूम से मृत पाई गई है, जिसने या तो जहर खाया या फिर इसको जहर खिलाया गया। दोस्तों ये लड़की कोई और नहीं बल्कि अनीता ही है।
अब दोस्तों जब पुलिस को ये डेड बॉडी मिली थी, जो कि पोस्टमार्टम के लिए भी भेज दिया गया था, सारी चीज़ें हो चुकी थी, लेकिन कहीं ना कहीं अब पुलिस वालों का जो शक था ये उसी मुस्लिम लड़के के ऊपर जाता है जिसके खिलाफ पुलिस थाने के अंदर रिपोर्ट लिखाई गई थी। अब उसके बाद में पुलिस वाले आखिरकार इसी एंगल पर अपनी जांच को आगे बढ़ाते हैं और वो जो लड़का था उस लड़के को ढूंढने के लिए लग जाते हैं। आखिरकार दोस्तों जब पुलिस मेहनत मशक्कत करती है तो ये लड़का जो था ये भी पुलिस की गिरफ्त में आ जाता है। एंड उसके बाद में पुलिस वाले इस लड़के से पूछताछ करते हैं, अनीता के बारे में पूछताछ करते हैं। तो ये लड़का बताता है कि दरअसल जो बातें मेरी पीठ पीछे बनाई गई हैं कि मैं अनीता को लेकर फरार हो गया हूँ, ऐसा कुछ भी नहीं था। दरअसल पिछले 4-5 दिन पहले वो इस इलाके से कहीं काम से बाहर गया था और उस लड़के के पास में इस बात के पूरे एविडेंस थे और उसने पुलिस को ये सारी चीज़ें दिखाई भी। पुलिस को भी यकीन हो जाता है कि जो लड़का है ये लड़का सच बोल रहा है। लेकिन अगर इस लड़के के साथ अनीता नहीं गई थी तो फिर किसके साथ गई थी? अब पुलिस के लिए यही पता लगाना सबसे ज़्यादा ज़रूरी था। अब दोस्तों पुलिस इस पूरे केस को सुलझाने के लिए सबसे पहले इस अनीता की कॉल डिटेल निकालती है, क्योंकि कॉल डिटेल से चीज़ें साफ हो सकती थी। लिहाजा जब पुलिस अनीता की कॉल डिटेल निकालती है तो इस कॉल डिटेल में बड़ी ही चौंकाने वाली एक बात सामने निकल के आती है। दरअसल अनीता पिछले कुछ समय से एक नंबर पर लगातार बात कर रही थी और रात के समय 2 से 3 घंटे वो इस नंबर पर बात किया करती थी। लिहाजा पुलिस वाले भी समझ चुके थे कि अब ये जो केस है सुलझ सकता है, क्योंकि जिस व्यक्ति से अनीता बात कर रही थी हो ना हो अनीता उसी के साथ गई थी और अनीता की हत्या भी शायद उसी ने ही की है। लिहाजा उसके बाद में जब उस नंबर की डिटेल निकाली जाती है तो पुलिस को पता चलता है कि ये नंबर तो किसी कावेरी नाम की लड़की के नाम पर रजिस्टर्ड है। इसलिए पुलिस जो थी अब वो कावेरी के बारे में पूछताछ शुरू करती है। लेकिन दोस्तों जब पुलिस कावेरी के बारे में छानबीन शुरू करती है तो यहाँ पर पुलिस को और भी ज़्यादा चौंकाने वाली बात सामने आती है। दरअसल जो कावेरी थी जिसके नंबर से लगातार अनीता पिछले 6 महीनों से बात कर रही थी और जो कावेरी थी ये पिछले 6 महीनों से ही गायब थी। अब दोस्तों पुलिस वालों को जब ये बात पता चलती है कि कावेरी तो ऑलरेडी मिसिंग है तो फिर अनीता बात किससे कर रही थी। लिहाजा पुलिस वाले सोचते हैं कि चलो एक बार ये जो कावेरी वाला नंबर है इसकी भी थोड़ी सी पुरानी डिटेल निकाल लेते हैं। अब जैसे ही कावेरी के नंबर की थोड़ी और पुरानी डिटेल निकाली जाती है तो इसमें और ज़्यादा चौंकाने वाली बात सामने आती है। दरअसल जिस तरीके से अनीता इस कावेरी नाम की महिला के टच में थी उसी तरीके से कावेरी भी किसी और महिला से लगातार टच में थी और एक नंबर पर लगातार बात किया करती थी। जब उस नंबर के बारे में पता किया जाता है तो पता ये चलता है कि ये नंबर किसी पुष्पा नाम की लड़की के नाम पर रजिस्टर्ड है। लिहाजा पुलिस वाले सोचते हैं कि चलो ठीक है पुष्पा तक पहुँचते हैं। एंड उसके बाद में जब पुलिस वाले पुष्पा तक पहुँचते हैं तो यहाँ पर कुछ और ज़्यादा शॉकिंग दिखाई पड़ता है। दरअसल जो पुष्पा थी ये पिछले 8 महीने से मिसिंग थी। यानी इस तरीके से पुलिस को जिस किसी के ऊपर भी शक होता या तो वो मिस हो जाता या फिर उसका किसी भी तरीके से किसी भी एंगल से कोई भी पता नहीं चलता। अब दोस्तों पुलिस आगे जो थी पुष्पा के नंबर की डिटेल निकाली जाती है तो कड़ी दर कड़ी इस तरीके से केसेस जुड़ते रहते हैं और लगभग 20 ऐसी महिलाएं थीं जो एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड थीं। और इन 20 महिलाओं के बारे में जब पुलिस ने छानबीन की तो या तो ये महिलाएं मिसिंग हो चुकी थीं या फिर इनमें से कुछ महिलाएं ऐसी थीं जिनकी अलग अलग बस स्टैंड के पास में जो वॉशरूम है उन वॉशरूम से डेड बॉडीज़ मिली थीं। लेकिन पुलिस वालों के लिए इससे भी ज़्यादा हैरानी की बात ये थी कि अलग अलग बस स्टैंड पर अलग अलग वॉशरूम से जो डेड बॉडीज़ मिली थीं वो सब की सब शादी के जोड़े में थीं और उनके मुँह से वाइट कलर का कुछ निकल रहा था, यानी उनको जहर दिया गया था या फिर उन्होंने जहर खाया था। लिहाजा पुलिस को जितने भी नंबर मिले थे एक दूसरे से कनेक्टेड थे वो सारे ही नंबर को पुलिस जो थी वो ट्रेस करती है। एंड उसके बाद में आखिरकार पुलिस को एक ऐसा नंबर मिल जाता है जो एक्टिव होता है। अब पुलिस को जब ये पता चलता है कि ये नंबर एक्टिव है लिहाजा पुलिस वाले अब इस नंबर पर पहुंचते हैं। लेकिन पुलिस वाले जब इस नंबर पर पहुंचते हैं तो यहाँ पर बड़ी ही शॉकिंग चीज़ पुलिस वालों के सामने आती है। दरअसल ये नंबर कोई और नहीं बल्कि एक 14 साल का बच्चा चला रहा था। पुलिस वाले उस 14 साल के बच्चे से पूछते हैं कि ये नंबर तुम्हारे पास कहाँ से आया और तुम कब से इस नंबर को यूज़ कर रहे हो। तो ये 14 साल का बच्चा जो था वो बताता है कि दरअसल ये नंबर तो मेरे चाचा जी का है। अब पुलिस वाले पूछते हैं कि तुम्हारे चाचा जी का क्या नाम है और क्या करते हैं। तो ये बच्चा बताता है कि मेरे चाचा जी जो है वो पास में ही एक प्राइमरी स्कूल में टीचर हैं और वो बहुत समय से टीचर हैं। लिहाजा पुलिस वाले जो थे अब यहाँ पर इस जो व्यक्ति जिसका नाम बताया गया था जो मोहन था इस मोहन की तलाश करते हैं। एंड थोड़े दिनों तक तलाश करते हैं तो मोहन का पता भी चल जाता है कि मोहन कहाँ जाता है कहाँ आता है। एंड मोहन के बारे में जब पूरी इन्फॉर्मेशन पुलिस को मिल जाती है तो पुलिस वाले डायरेक्ट मोहन को गिरफ्तार नहीं करते हैं बल्कि पुलिस वाले अब मोहन के ऊपर नज़र रखना चालू कर देते हैं। लेकिन दोस्तों पुलिस वाले जब मोहन के ऊपर नज़र रखते हैं तो यहाँ पर कुछ और भी ज़्यादा शॉकिंग चीज़ें पुलिस वालों को दिखाई पड़ती हैं, क्योंकि पुलिस ने जब इस मोहन के बारे में जानकारी जुटाई थी तो पुलिस को आखिरकार मोहन का जो एक्टिव नंबर मोहन यूज़ कर रहा था वो नंबर भी मिल चुका था। इसलिए पुलिस उस मोहन के उस नंबर को भी लगातार सर्विलांस पर लगाई हुई थी, लगातार उसकी डिटेल निकाल रही थी। तो इसी दौरान पुलिस को ये पता चलता है कि जो मोहन है ये पिछले कुछ महीनों से एक सुमित्रा नाम की लड़की से बातचीत कर रहा है।
इसलिए पुलिस जो थी अब सुमित्रा को फाइंड आउट करती है एंड उसके पास पहुंचती है, उसे सारी बात सिलसिलेवार तरीके से बताती है कि तुम जिस व्यक्ति से बात कर रही हो वो व्यक्ति कोई मामूली व्यक्ति नहीं है, बल्कि वो सीरियल किलर है और उसने न जाने अनगिनत मर्डर किए हैं, अनगिनत कत्ल किए हैं। लेकिन सुमित्रा को ये बातें पुलिस की हजम नहीं होती हैं। वो पुलिस की किसी भी बात पर एतबार नहीं करती है। लेकिन जब पुलिस बार बार उसे सारे एविडेंस दिखाती है, सारी चीज़ें दिखाती है, तो आखिरकार जो सुमित्रा थी ये पुलिस की मदद करने के लिए तैयार हो जाती है। पुलिस सुमित्रा से कहती है कि देखो, तुम जिस तरीके से इस मोहन से बातचीत कर रही हो उसी तरीके से करती जाओ और तुम उसको किसी भी तरीके का कोई शक मत होने देना। हम लगातार तुम्हारी और उसकी एक्टिविटीज़ पर नज़र रख रहे हैं और हम उसको रंगे हाथों गिरफ्तार करना चाहते हैं। दोस्तों, होता ऐसा ही है, सुमित्रा वैसा ही करती है जैसा पुलिस बोलती है। एंड उसके बाद में जो मोहन था ये सुमित्रा से कहता है कि चूंकि हमारी कास्ट सेम नहीं है इसलिए हमें भागकर शादी करनी पड़ेगी। और दोस्तों, उसके बाद में ये मोहन सुमित्रा से कहता है कि तुम्हें अपने घर से कुछ जेवरात और कुछ नकदी अगर मिल जाए तो वो लेकर आना है, क्योंकि हम लोग भाग कर चलेंगे तो हमें रहने के लिए, ज़िंदगी बसर करने के लिए कुछ पैसों की ज़रूरत पड़ेगी शुरुआत में। और दोस्तों, उसके बाद में मोहन सारी तैयारियां कर लेता है। लेकिन दोस्तों, जब मोहन पूरी तैयारियां कर लेता है तो पुलिस आखिरकार इस मोहन को रंगे हाथों गिरफ्तार कर लेती है। एंड दोस्तों, जब इस मोहन कुमार को पुलिस जो थी पुलिस थाने में लेके आती है और उससे जब सख्ती से पूछताछ करती है तो शुरुआत में ये पुलिस को गुमराह करने की भरपूर कोशिश कर लेता है। लेकिन दोस्तों, पुलिस के पास में चूंकि पुख्ता सबूत आ चुके थे, लिहाजा पुलिस अब इस मोहन कुमार उर्फ विवेकानंद से पूरी पूछताछ करती है। और जब सवाल दर सवाल इससे पूछा जाता है, कड़ी दर कड़ी जो सबूत पुलिस के पास थे इसको दिखाए जाते हैं, तो आखिरकार ये पुलिस के सामने टूटता है। और जो कहानी ये पुलिस को सुनाता है उस कहानी के हिसाब से कि ये जो व्यक्ति था ये काफ़ी ज़्यादा गरीब परिवार से बिलोंग करता था, लेकिन इसने अच्छी पढ़ाई करी, अच्छी स्टडी करी, उसके बाद में गवर्नमेंट टीचर भी हुआ। और उसके बाद में साल 2003 में इसका एक महिला से अफेयर था और उसके बाद में उस महिला से मिलने के लिए नदी किनारे पहुंचता है। लेकिन किसी बात को लेकर उस महिला में और इस मोहन में झगड़ा हो जाता है। उसके बाद में मोहन जो था वो उस महिला को नदी में धक्कर देकर उसकी जान ले लेता है और मोहन को ये कुछ करते हुए कुछ लोग देख लेते हैं। उसके बाद में मामला पुलिस में जाता है और मोहन को जेल हो जाती है। लेकिन जब मोहन जेल से छूट कर आता है तो काफ़ी ज़्यादा गुमसुम रहा करता था और उसके बाद में इसकी दोस्ती एक सलीम नाम के व्यक्ति से होती है। जो सलीम था ये एक ज्वेलरी शॉप पर काम किया करता था, तो अक्सर मोहन उसकी ज्वेलरी शॉप पर ही बैठ जाया करता था। तो वहीं पर मोहन को पता ये चलता है कि एक ऐसा पदार्थ आता है जिसको साइनाइड बोलते हैं, जो कि जेवर को क्लीन करने के लिए यूज़ किया जाता है। अब मोहन सलीम से ये पूछता भी है कि जेवर कहाँ, ये जो साइनाइड है ये कहाँ से मिलता है। तो सलीम कहता है कि ऐसे किसी को नहीं मिल सकता, अगर कोई जो गोल्डन शॉप पर कोई नौकरी करता है तो उसके जो ज्वेलरी का मालिक है उसके आधार पर फार्मेसी से मिल जाता है। अब इसके बाद में जो मोहन था ये अपने आप को जिस शॉप पर बैठा करता था जाकर सुनार की, उसी सुनार का नाम लेकर उस फार्मेसी से वो साइनाइड लेके आ जाता है और उसके बाद में अलग अलग महिलाओं को अपने प्यार के जाल में फंसाता। ये करता ऐसा कि अगर किसी महिला को भगा कर लेके आता तो उसका सारा जेबर, सारा पैसा हड़प लेता एंड उसके बाद में शादी के ही जोड़े में उससे कहता कि चलो घूमने चल रहे हैं। और जब ये लोग बस स्टैंड पर पहुंचते तो एक टैबलेट देता उस लड़की को और कहता कि देखो, हम अभी बच्चा नहीं करना चाहते और कल रात हमने सुहागरात मनाई है तो हो सकता है कि तुम प्रेग्नेंट हो जाओ, तो अभी हम 2-1 साल थोड़ा एंजॉय करेंगे, तो इसलिए तुम ये जाओ वॉशरूम में ये टैबलेट खा लो, उसके बाद हम लोग घूमने चलते हैं। और दोस्तों, अगर कोई जाती महिला और वो टैबलेट खा लेती तो सेकंडों में ही उसकी मौत हो जाती, क्योंकि वो शादी के जोड़े में ही होती। तो इसलिए पुलिस उस केस को सुसाइड मानकर ही बंद कर देती और ऐसा एक नहीं बल्कि अनगिनत मामलों में देखा गया। लेकिन दोस्तों, पुलिस ने जब इस पूरे केस का खुलासा किया तो वाकई लोग हैरान थे और पुलिस कि ये बात सुनकर लोग परेशान भी थे कि आखिर कोई व्यक्ति इतना ज़्यादा खतरनाक, इतना ज़्यादा भयावह कैसे हो सकता है। बहरहाल दोस्तों, आप लोग इस पूरी कहानी के बारे में क्या सोचते हैं कमेंट्स करके बताइएगा। बाकी दोस्तों, मिलते हैं कल के दिन किसी और क्राइम स्टोरी के साथ में। जब तक के लिए अपना ख्याल रखें, देश का ख्याल रखें, परिवार के रिश्तों की अहमियत को समझें। जय हिंद, जय भारत।